मौत की खबर। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, और खबर अभी अभी जो बड़ी मिल रही है वो ये, क्या अमृतपाल गिरफ्तार हो गया? सवाल इसलिए क्योंकि यह दावा अमृतपाल के एक बेहद करीबी ने किया है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमृतपाल जिस वक्त भाग रहा था शाकोट पंजाब, उसी वक्त अमृतपाल को पकड़ लिया गया था। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या अमृतपाल अब पुलिस के शिकंजे में है? क्या अमृतपाल को पंजाब की पुलिस अरेस्ट कर लिया है? अमृतपाल जब साथियों के साथ भाग रहा था तभी पुलिस ने उसके काफिले को पूरी तरह से घेर लिया था। अमृतपाल की गाड़ी पुलिस की कस्टडी में है और अमृतपाल की गिरफ्तारी का दावा उसके वकील कर रहे हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 150 ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ शाहकोट जो थाना है जलंधर जिले का उत्थे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अमृतपाल के वकील को आपने सुना, ईमान सिंह कह रहे हैं अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है? पुलिस क्या कह रही है आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जरा ईमान सिंह क्या कह रहे हैं। उनका कहना है अमृतपाल कल से गायब चल रहे हैं। ईमान सिंह कह रहे हैं किसी थाने में अमृतपाल की सूचना नहीं है, कोर्ट में भी अभी तक पेश नहीं किया गया है। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ अमृतपाल चल रहा था। पुलिस की गाड़ियां भी अमृतपाल के पीछे चल रही थी, लेकिन अमृतपाल मौके से फरार हो गया। लोगों को 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल की जानकारी अब तक नहीं है। अमृतपाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है, यह कहना है अमृतपाल के वकील का। पुलिस समय चाहती है जिससे आरोप साबित हो। अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और शाकोट पुलिस ने अमृतपाल को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया था। अब अमृतपाल की जान को पुलिस से खतरा है। वकील ईमान सिंह वारिस पंजाब दे के लीगल एडवाइजर हैं और वारिस पंजाब दे अमृतपाल का ही संगठन है। पुलिस का कहना यह है कि अभी तक अमृतपाल फरार है। छापेमारी को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। अगर अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया तो अमृतपाल इस स्थिति में होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अमृतपाल अगर गिरफ्तार नहीं हुआ है तो अमृतपाल कहां कहां छिप सकता है, अमृतपाल आखिर कहां जाएगा, वो लोकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर वो फरार हुआ है और पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है तो। देखिए ये आप देख रहे हैं, जालंधर का नक्शा आपके सामने आ गया। शाकोट बता रहे हैं अमृतपाल के वकील की शाकोट में उसे पकड़ा गया। अगर शाकोट में नहीं पकड़ा गया तो वो मेहतपुर भाग सकता है और नजदीक है। उसके आगे है सुल्तानपुर लोधी, फतेहगढ़, पंजतूर या फिर धर्मकोट। ये वो जगह है यहां अमृतपाल छिप सकता है। ये आप देख रहे हैं उसका गांव है जल्लू खेड़ा अमृतसर में। तो अमृतपाल जल्लू खेड़ा अपने गांव तो नहीं जाएगा इन परिस्थितियों में, लेकिन अमृतपाल फिर कहां जाएगा? अमृतपाल आखिर जल्लू खेड़ा, अमृतसर के जल्लू खेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अमृतपाल की जो तस्वीरें कुछ सामने आई वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको नजर आ रही है गाड़ियों का काफिला। बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अमृतपाल का काफिला भाग रहा था, जब पुलिस दौड़ा रही थी उस वक्त का यह काफिला है। गाड़ियों के पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। अगली तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाई। ये जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें अमृतपाल है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो शख्स उतर रहा है बताया जा रहा है यही अमृतपाल है। इस तरह की गाड़ी भी पुलिस को बरामद हुई थी। तो क्या अमृतपाल सीसीटीवी में नजर आ रहा शख्स जो है वही है? पुलिस कह रही है कि अमृतपाल उसके शिकंजे में नहीं है, लेकिन वकील कह रहे हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन अमृतपाल अगर पुलिस के शिकंजे में नहीं है तो ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। जल्द ही पुलिस अमृतपाल को पकड़ लेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगा दी है। देख रहे हैं पूरा जालंधर का नक्शा मैं आपके सामने ले आया हूं, क्योंकि अमृतपाल जालंधर से भागा और भागकर ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा।
जलंधर में ही आसपास ही होगा अमृतपाल। तीसरे दिन भी अमृतपाल की अभी तलाश जारी है। देख रहे हैं आप, चप्पे चप्पे पर नाके लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड्स पर चेकिंग के बाद ही बैरिकेड्स खुल रहे हैं। जलंधर में अमृतपाल के होने की आशंका जताई जा रही है। सभी आने जाने वाले पॉइंट सील कर दिए गए। अमृतपाल के गांव जल्लूखेड़ा में भी फोर्स तैनात है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगी सीमा सील कर दी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। 5 करीबियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। जांच में पुलिस को विदेशी फंडिंग के सबूत मिले और अमृतपाल के फाइनेंसर को विदेश से पैसे मिलते थे। 24 घंटे में अमृतपाल पर 3 नई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब तक अमृतपाल पर कुल 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अमृतपाल का मामला एनआईए को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। आतंकी लिंक के चलते एनआईए जांच कर सकती है इस मामले की। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा सुखचैन सिंह जो कि आईजी हैं, वो क्या कह रहे हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो है तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। आइए अब आप समझिए, आईजी साहब को आपने सुना, लेकिन पंजाब में जो हालात है, अमृतपाल फरार है, पंजाब में लोग क्या कह रहे हैं। पंजाब के लोगों को एहसास है और ये फीलिंग है, उनका कहना है कि अब पंजाब में योगी जैसा कोई सीएम होता तो ये हालात ना होते। पंजाब में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता तो ना मूसेवाला की हत्या होती और ना अमृतपाल जैसे लोग सिर उठा पाते। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कौन से वो लोग हैं, जो हालत क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। क्या क्राइम किया आज मैं ये देखिए पोस्टर लेकर पहुंचा है सरेंडर करने। ये होता है यूपी में। कहा जा रहा है कि ऐसा सीएम चाहिए कि पंजाब में भी अपराधी ऐसे डरे, ऐसे कांपे। क्राइम किया तो अब मैं आपको बताऊं पंजाब में कौन है जो मांग कर रहा है कि योगी राज होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए और ऐसे सीएम की जरूरत है। देखिए कोई और नहीं, जिसने अपने बेटे को खोया है पंजाब में, वो मांग कर रहा है कि पंजाब में योगी चाहिए। पंजाब में योगी जैसे शासन की मांग उठ रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपने बेटे को खोया है, एक शूटआउट में खोया है, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें योगी जैसा सीएम चाहिए पंजाब में। कल सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी थी। बरसी के मौके पर पिता को दरअसल याद आई। उन्होंने कहा मेरे दरवाजे तक गैंगस्टर आ गए थे, लेकिन यहां की सरकार उस वक्त सो रही थी। मैं योगी आदित्यनाथ का काम देख रहा हूं, वो कह रहे हैं वहां पूरी तरह से गुंडों का सफाया हो रहा है, लेकिन पंजाब की स्थिति सबके सामने है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने योगी की तारीफ की है। लोकसभा चुनाव में योगी को वोट देंगे, उनका कहना है। उनका काम ही ऐसा है कि आप मजबूर हो जाएंगे। 1 साल बाद भी मूसेवाला के परिवार को न्याय का इंतजार है। आज यूपी में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है, वो कह रहे हैं। अपराधी डर कर थाने में सरेंडर करने जाते हैं। अपराधी जानते हैं कि सरेंडर करने से ही जान बचेगी। अपराधी जानते हैं कि यही एक तरीका है। सुनिए जरा सिद्धू मूसेवाला के पिता को। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक वड़ गए। हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडीआं लिलड़ियां कढदियां ने। वो असीं अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग जी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो सानू की हो गया, असीं किहड़े रस्तिਆਂ ते पै गए। फिर कहोगे मुकाबले हुंदे आ,
ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। आइए अब मैं आपको बताता हूं, सिद्धू मूसेवाला के पिता को आपने सुना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल अमृतपाल क्या कर रहा था। अमृतपाल छोटा मोटा काम नहीं कर रहा था, अमृतपाल आत्मघाती भी तैयार कर रहा था, सुइसाइड बॉम्बर, बम लगाकर बूम। देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं पूर्व सीएम बेअंत सिंह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पंजाब के 1995 अगस्त 1995 में इनकी हत्या कर दी गई थी। आत्मघाती हमलावर सुइसाइड बॉम्बर, ये दूसरी तस्वीर उनकी गाड़ी की आप देख रहे हैं। यही प्लानिंग थी अमृतपाल और टीम की, गैंग की, इसी तरह से आत्मघाती फिदाइन तैयार करना, और वो फिदाइन जगह जगह जाएंगे, टारगेट पर हिट करेंगे और काम पूरा हो जाएगा, और फिदाइन खुद भी मर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा आया कहां से। देखिए ठीक इस तरह से फिदाइन तैयार किया जा रहा था। अमृतपाल आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा था। फिदाइन से देश में बड़े हमले की तैयारी थी और कई नेता सुइसाइड बॉम्बर के टारगेट पर हो सकते थे। अमृतपाल पंजाब में दरअसल नशा मुक्ति केंद्र चलाता था। करता क्या था, नशा मुक्ति की आड़ में गुमराह करता था लोगों को, युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें बंदूकें थमा देता था। नशा मुक्ति केंद्र में आत्मघाती भी तैयार कर रहा था इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं, दिलावर सिंह का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया। दिलावर कौन था? अभी मैंने बेअंत सिंह की तस्वीर दिखाई। दिलावर ने पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या की थी और मानव बम बनकर दिलावर ने बेअंत सिंह को मारा था। दावा है कि आईएसआई के इशारे पर अमृतपाल भारत आया और उसके बाद आईएसआई के इशारे पर ही खालिस्तानी एजेंडा चला रहा था। ये सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर डोजियर तैयार किया, डोजियर में ही मानव बम बनाने का दावा किया गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ सुइसाइड बॉम्बर नहीं, ये पूरी फौज तैयार कर रहा था। यानी आत्मघाती तैयार करने के साथ साथ तैयारी और उससे बड़ी थी। अमृतपाल को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आईएसआई के इशारे पर ही अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था, जो हमेशा अमृतपाल के साथ रहती थी। दावा यह है कि आईएसआई के इशारे पर ही अमृतपाल ने अपनी प्राइवेट फोर्स बनाई थी, जिसके पास हमेशा हथियार रहते थे। गोली और बंदूक के साथ अमृतपाल से ये सिपाही हमेशा तैनात रहते थे। अमृतपाल के साथ इन सिपाहियों की बंदूकों पर लिखा होता था AKF। पुलिस ने जांच के दौरान अमृतपाल की इस प्राइवेट फोर्स के हथियार भी बरामद किए। इसके साथ ही छानबीन में पुलिस को अमृतपाल के घर से कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली। ये जैकेट आनंदपुर खालसा फोर्स की है और अमृतपाल ने अपने घर पर ही अपनी AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स का हेडक्वार्टर बना लिया था। अपने घर पर बाकायदा AKF लिखा हुआ था। उसके घर पर अमृतपाल के घर की तस्वीर आपको नजर आ रही है, जिसपे AKF गेट पर लिखा है। छापेमारी में पुलिस को बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी मिली है। फिलहाल आईएसआई के गुर्गे अमृतपाल की साजिश नाकाम हो चुकी है और अब अमृतपाल पुलिस से छिपता घूम रहा है। हर नए दिन के साथ अमृतपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अमृतपाल सिंह का केस NIA अपने हाथ में ले सकती है। पंजाब पुलिस ने भी अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आइए, आपने देख ली फौज, अब मैं आपको दिखाता हूं कि पुलिस एक्शन में, ये सारी फौज तो अंदर हो चुकी है, पुलिस एक्शन में आज चाचा और ड्राइवर भी पकड़े गए। ये आप देख रहे हैं चाचा अमृतपाल के, जिन्हें जो पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी हुई है, और ये ड्राइवर को आप देख रहे हैं। चाचा और ड्राइवर दोनों गिरफ्तार हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें कहां रखा गया? अमृतपाल के यानी भतीजा फरार है, चाचा को कहां ले जाया गया है ये आपको बताता हूं। चाचा को भी ऐसी जगह रखा गया है जो पूरी तरह से सुरक्षित हो और सेफ हो। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं पंजाब से यानी पंजाब के जालंधर से सीधे असम के डिब्रूगढ़ असम शिफ्ट कर दिया गया है, चाचा को भी और ड्राइवर को भी। अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये वो विमान है जिसके जरिए उन्हें शिफ्ट किया गया है। इस विमान से ले जाया गया, इसी तरह का विमान जिससे चाचा और ड्राइवर को ले जाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि सभी को पुलिस ले जा रही है असम। तो असम ले जाने के पीछे जो वजह है वो मैं आपको बताऊंगा कि ले जाने के पीछे खास वजह है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है कि आखिर क्यों ले जा रहे हैं असम।
देखिए जरा, असम ले जाने के पीछे जो वजह है वो ये है कि पंजाब में रखना सुरक्षित नहीं लगा। ये आप देख रहे हैं, डिब्रूगढ़ जेल का गेट खुल रहा है और जिन्हें पकड़ा जा रहा है पंजाब, उन्हें असम डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। पंजाब में अमृतपाल ने संगठन खड़ा किया और ब्रेन वॉश करके अपनी फौज तैयार की। ऐसे लोग, ऐसे गुमराह लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी फौज ने कुछ दिन पहले हमला किया था और अमृतपाल के साथी के लिए पुलिस को बंधक बनाया। पूरे थाने को बंधक बनाकर साथी तूफान को छुड़ाया गया। जब कार्रवाई की तो बात हुई, अमृतपाल ने धमकी दी है। अमृतपाल पर एक्शन के बाद पंजाब में प्रदर्शन हुआ। पंजाब का माहौल खराब ना हो इसलिए असम की जेल में रखा गया। अमृतपाल के साथियों पर रासुका लगा दी गई है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 12 महीने तक अमृतपाल गैंग जेल में रखा जा सकता है। अमृतपाल पर भी एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। ऐसे ही में पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। हेमंता के असम की डिब्रूगढ़ जेल बहुत सेफ है। डिब्रूगढ़ जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और जेल के बाहर मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। यहां असम की डिब्रूगढ़ जेल 1959 में बनाई गई थी ये जेल। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं अमृतपाल के समर्थन में, यानी पंजाब में माहौल शांत है, लेकिन जो खालिस्तानी देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं लंदन की तस्वीर। वहां कैसे खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थन में निकला। ये मुट्ठी भर गिनती के 8 लोग, 10 लोग, 2 दर्जन लोग खड़े हैं और भारतीय उच्चायोग पहुंच गए और वहां खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल बौखलाहट है। अमृतपाल पर जो एक्शन हुआ है, अब आप समझ लीजिए अमृतपाल को स्पॉन्सर कौन कर रहा था, अमृतपाल का स्पॉन्सर कहां से हो रहा था, कौन बौखलाया हुआ है। इस तस्वीर से आप समझ गए। देश में कोई प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन विदेश में जो खालिस्तानी बौखला है उससे आप समझ जाइए। अलग खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कार्रवाई 3 दिनों से जारी, और इस बीच ब्रिटेन में यह नया हंगामा खड़ा हो गया। तथा कथित खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने अमृतपाल के पक्ष में नारे लगाते हुए भारत का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उच्चायोग के बाहर बिल्कुल सुरक्षा नहीं थी और इस वजह से ही ये खालिस्तानी उच्चायुक्त के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। खालिस्तानियों को कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय उच्चायोग ने एक विशाल तिरंगा, अब देखिए जरा तस्वीर, न यहां तक खालिस्तानी चढ़ पाएंगे न पहुंच पाएंगे, बड़ा तिरंगा उच्चायोग पर लहरा दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब देखा जा रहा है। लोग भारतीय उच्चायोग की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग की घटना पर सरकार सख्त है। भारत सरकार ने ब्रिटिश राजदूत को तलब किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है इस पर। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे। ब्रिटिश उच्चायुक्त से इस पर जवाब मांगा गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार ने घटना को वियना संधि का उल्लंघन भी बताया है। वियना संधि डिप्लोमेटिक सुरक्षा प्रदान करती है और डिप्लोमेटिक इमारतों, लोगों को सुरक्षा मिलती है। इसके जरिए दोनों देशों के बीच बेहद तनाव होने की बात कही जा रही है। तनाव जो बढ़ रहा है, उच्चायोग की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। घटना के पीछे अवतार सिंह खांडा का हाथ बताया जा रहा है। खांडा ने ही रविवार को सिख छात्रों को इकट्ठा किया था। अवतार सिंह खांडा कई सालों से ब्रिटेन में रह रहा है, खालिस्तान आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। खांडा को परमजीत सिंह पम्मा का करीबी माना जाता है। पम्मा बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं ये तस्वीरें। जब लोगों ने देखी तो लोगों में गुस्सा है, सुनिए जरा। जी हम यही मांग कर रहे हैं, जो भी कल ब्रिटिश में हुआ है वो गलत हुआ है। उसके ऊपर हम भारत के वासी हैं, इंडियन बंदे हैं और इंडिया से प्यार करते हैं अपना। इंडिया के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हमारे को अगर अपनी जान देनी पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे इंडिया के पीछे। कल जो यूके में हुआ है, भारत के झंडे को हटा के खालिस्तान का झंडा लगाया गया, वो गलत लगाया गया। हम भारत के निवासी हैं, इस देश के लिए हमने कुर्बानियां की हैं।
80% कुमारी हमारी, हम अपने देश को प्यार करते हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आजादी में सबसे बड़ा योगदान हमारा था। सिख कौम मार्शल कौम है और भारत की आजादी में सबसे ज्यादा हमारा योगदान था और आज भी हम भारत के वासी हैं। भारत नहीं, हम खालिस्तान के बिल्कुल खिलाफ हैं और मैं सिखों से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, ये वही तिरंगा है जिसने अफगानिस्तान से हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बिल्कुल सुरक्षित निकाल कर हिंदुस्तान पहुँचाए, जिसके लिए हम श्री नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं और सिखों से अपील करते हैं जो देश विदेशों में हैं, कृपया करके इस तिरंगे का अपमान करने से पहले आप ये जरूर सोच लेना कि ये वही झंडा है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचाए। आइए, तो अमृतपाल जहां भी छिपा है ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अमृतपाल शिकंजे में आएगा। डॉन का बेटा क्या शिकंजे में आ चुका है? खबर इस तरह की मिल रही है कि असद जो फरार चल रहा था, भागा हुआ चल रहा था, पुलिस से भागा भागा फिर रहा था, असद पकड़ लिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये असद जिसने उमेश की हत्या की, उमेश पाल के मर्डर में जो शामिल था, जो लीड कर रहा था, वो था असद। तो क्या असद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? क्या असद को पकड़ा जा चुका है? रिपोर्ट देखिए जरा। क्या डॉन अतीक का बेटा असद उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में आ गया है? खबर है कि यूपी एसटीएफ की टीम ने 4 लोगों को आगरा से पकड़ा है। दावा है कि 4 लोगों में उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाला असद भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एजेंसियां 24 फरवरी से ही डॉन के बेटे की तलाश कर रही थी। सवाल यही है कि क्या असद पर शिकंजे के साथ ही अतीक गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अब मैं आपको बताता हूं, क्या एसटीएफ के शिकंजे में आ चुका है असद? ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये कहने के पीछे वजह यह है, दरअसल एसटीएफ, ये आप देख रहे हैं, एसटीएफ ने क्या पूरी तरह से घेर लिया असद को। ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन ये दावा कर रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है। अतीक के बेटे की तलाश में आगरा में छापेमारी हो रही। दावा यह है कि यूपी एसटीएफ ने 4 संदिग्ध लोगों को उठाया है। 4 एसटीएफ चारों को लखनऊ लेकर जा रही है और दावा है कि अतीक के बेटे असद को भी पकड़ लिया। यानी जो 4 उठाए गए हैं इसमें असद भी हो सकता है। अभी तक यूपी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और दावा यह है कि पकड़े गए 4 लोगों में असद भी शामिल है। एसटीएफ को असद के आगरा में होने की जानकारी मिली। असद आगरा फतेहपुर सीकरी से निकलने वाला था। एसटीएफ की टीम कोरई टोल पर छिप गई, वहीं मौजूद थी। टोल प्लाजा से निकलने वाली 3 लाइनों को बंद करा दिया गया। केवल आगरा से फतेहपुर सीकरी वाली लाइन चालू थी। एसटीएफ ने लाइन के पास एक डंपर खड़ा कर दिया। जैसे ही क्रेटा कार टोल पार करने के लिए पहुंची, एसटीएफ की टीम ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ी में सवार लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा गया। पुलिस ने चेतावनी दी, सरेंडर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। क्रेटा गाड़ी से 4 लोग बाहर निकले और उसके बाद इन 4 ने सरेंडर किया। दावा है कि गाड़ी में अतीक का बेटा असद भी बैठा था। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं और पूरी घटना सोमवार सुबह 7 से 7:30 बजे की बताई जा रही है। असद को पकड़ने के लिए आगरा में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक रेड चल रही है। एसटीएफ की कार्रवाई में आगरा पुलिस भी शामिल थी और पुलिस से बचने के लिए असद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। असद पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है। तो सिर्फ अकेले असद नहीं, अतीक के एक और करीबी पर एक्शन हुआ। वो करीबी जो उमेश की हत्या में शामिल था। ये आप देख रहे हैं, ये जो दुकान से निकला है बंदूक लेकर, इसका नाम है गुलाम। गुलाम मोहम्मद ने भी उमेश पर गोली चलाई और दुकान में पहले से मौजूद था उमेश के घर के बगल में। इसके घर पर एक्शन हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है तस्वीर शूटर गुलाम मोहम्मद की। अब गुलाम मोहम्मद के घर पर कार्रवाई क्या हुई, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, गुलाम मोहम्मद का घर गिरा दिया गया है। ये देख रहे हैं, पूरा घर
गुलाम मोहम्मद का, जिस पर बुलडोजर चल गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कि कैसे गुलाम मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला, और गुलाम मोहम्मद की मां का कहना है कि बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा, लाश भी आएगी तो नहीं लूंगी। पहले देखिए जरा जो घर पर कार्रवाई हुई। अतीक के शूटर के घर पर बुलडोजर चला है और गुलाम मोहम्मद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। घर से सटे 10 कमरे वाले लॉज को गिराया गया। दोपहर 12:20 पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ था और 1:30 बजे तक घर और लॉज जमींदोज कर दिया गया। घर गिराने का आदेश 13 मार्च को जारी हुआ था। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर यह घर बनाया गया था। प्रयागराज के तेलियरगंज के रसूलाबाद घाट रोड पर यह घर था। घर 335 वर्ग मीटर में बना हुआ था। कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और पीडीए ने अतीक के करीबियों की लिस्ट तैयार की है बाकायदा। 1 मार्च को खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला। इस घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता रहा करती थी, लेकिन घर अतीक के करीबी जफर के नाम पर था। 2 मार्च को सफदर के घर पर को जमींदोज कर दिया गया। सफदर अतीक अहमद के करीबी, बेहद करीबी बताए जाते हैं। 3 मार्च को माशूकुद्दीन के घर पर भी बुलडोजर चला था। यह भी अतीक के फाइनेंसर बताए जाते हैं। तो बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। गुलाम मोहम्मद का घर गिरा दिया गया, उनकी मां क्या कह रही है और उनका भाई क्या कह रहा है, दोनों को सुनिए। कोई नोटिस नहीं था हम लोग के पास। देखिए कहीं चस्पा भी नहीं, हम लोग ने खुद भी कई बार सर्च किया लेकिन कहीं चस्पा नहीं, कोई नोटिस नहीं। कहीं और आप लोगों का गुलाम से भी कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं, संबंध भी नहीं जो है नहीं जो। और परिवार ने डिसाइड किया, हम जिस तरह से हमारी बूढ़ी माँ परेशान है, पूरा परिवार बिखर गया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि उस पर कठोर कार्रवाई करें और कुछ हो जाता है तो हम लोग उसका शव भी नहीं लेंगे। गुलाम से कोई कांटेक्ट कहाँ है? गुलाम आपको कुछ पता है उसके बारे में? बिल्कुल नहीं, कांटेक्ट होता तो आज हमारे उनसे लोग से हमसे कोई मतलब, उससे लड़के से कोई मतलब नहीं ना हमसे। वो चाहे जहाँ जाए जो करो उनके साथ कोई क्या इधर घर पे नहीं रहता वो? नहीं। आप लोगों से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है? कोई कांटेक्ट नहीं। आप बताइए, कांटेक्ट होता तो हम लोग भी नहीं भागते, जैसे और लोग भाग गए तो हम लोग तो भागते ना। जो है भाई है तो भाई पता चल के तो हम तो उसी हमने पुलिस को यही बोला कि अगर हमको पता होता तो हम नहीं भागते या हम छुपने की कोशिश नहीं करते। हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं कुछ। हम तो नॉर्मल रूटीन, रात में आए, सोए, खाना खाए, सुबह उठ के अखबार पढ़े 10:30 बजे, फिर आई पुलिस, हमको ले गई। फिर तब मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। करीब 2014 में शादी हो गई है, उसके कुछ सालों तक थे। उसके बाद करीब 5 सालों से हम लोग बिल्कुल ज्यादा संपर्क में नहीं है। बात भी नहीं होती थी मेरी ज्यादा, फोन पे भी आप या वैसे भी बातचीत होती। वो अपना अलग काम करते थे, हम अपना अलग काम करते थे। भाई अब आपको बताने जा रहा हूं कि न सिर्फ गुलाम मोहम्मद बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड पर भी एक्शन हुआ। ये देख रहे हैं, ये उमेश के घर का सीसीटीवी। ये पीले सूट में जो लड़की थी, बताया गया ये गुलाम मोहम्मद की गर्लफ्रेंड थी और इसे एसटीएफ ने उठा लिया है। इससे पूछताछ जारी है, सवाल जवाब जारी है। ये पूरे शूट आउट का वीडियो बना रही थी। अब आइए आपको बताते हैं गुलाम मोहम्मद के बारे में। गुलाम मोहम्मद को शिद्दत से योगी की पुलिस ढूंढ रही है। गुलाम कहां है, कहां छिपे हैं, ज्यादा दिन छिप नहीं पाएंगे क्योंकि इनाम 5 लाख है। अतीक गैंग का यह बेहद खास शूटर है और उमेश पाल की हत्या के लिए दुकान में खड़ा था। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। उमेश के आते ही इसने फायरिंग शुरू कर दी। दुकान से निकलकर उमेश पर फायर किया इसने। विजय चौधरी के बाद गुलाम ने दूसरा फायर किया। उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम वांटेड है। गुलाम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। गुलाम की गर्लफ्रेंड को भी हिरासत में लिया गया है। गर्लफ्रेंड शूटआउट के वक्त वीडियो बना रही थी। गर्लफ्रेंड का नाम मुस्कान बताया जा रहा है और मुस्कान भी प्रयागराज की रहने वाली है। मुस्कान गुलाम को फोन पर अपडेट देती थी कि क्या चल रहा है। पुलिस एक्शन की पूरी जानकारी दे रही थी। एसटीएफ मुस्कान से पूछताछ कर रही है। शूटर्स की लोकेशन जानने की भी कोशिश कर रही है एसटीएफ कि शूटर्स आखिर कहां छिपे हैं। तो अगर अतीक का बेटा पकड़ा गया है तो ज्यादा दिन तक अब ये बात पीछे नहीं रहेगी। जल्द ही इस बात का भी खुलासा पुलिस करेगी और अगर फरार है तो जल्दी शिकंजे में आएगा। अगली बड़ी खबर है, कल मैंने आपको बताया था बाबा ने कहा है माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। आज से शुरुआत भी कर दी उन्होंने। कैसे माधव नगरी बना रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबा का दरबार सजा मुंबई में। आप देख रहे हैं, ये भीड़ देखिए जरा, ये बाबा के दरबार की भीड़ है। देखिए, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा।
बाबा के दरबार की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बाबा के भीड़ देखिए, जरा एम्बियंस बढ़ाइए। प्रारंभ कर दो, जाओ, जितने यहां बैठे उनको ये मंत्र सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद है। झंडा कौन कौन लगाएगा? 4 कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हम घर घर राम को पहुंचाएं, जिसके घर राम पहुंचेंगे उसके घर मुस्कान पहुंचेगी, उसके द्वार पर हनुमान पहुंचेंगे। तुकाराम महाराज जी जैसे ऐसे महान संतों के ऊपर वो टिप्पणी कर सकते हैं, ऐसे खुद को महाराज बोलने वाला भोंदू महाराज ही हो सकता है। बाबा के बहाने मुंबई में सनातन पर वार हुआ तो बागेश्वर सरकार ने करारा पलटवार किया। मुंबई से बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को खुला चैलेंज दे दिया, साफ साफ कह दिया कि तूफान से डरने वाले नहीं, रोक सको तो रोक लो। संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। मुंबई में बाबा के दरबार को रोकने की बहुत कोशिश हुई। कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, सीएम को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस के साथ एनसीपी ने समागम रोकने तक की धमकी दे दी। लेकिन दरबार में उमड़ी भीड़ और मंच से बाबा की हुंकार ने दिखा दिया कि उनका सनातन का संकल्प बेहद मजबूत है। जहां बाबा को रोकने की चुनौती मिली, वहीं उन्होंने मठ और हट का झंडा गाड़ दिया। केवल महाराष्ट्र में नहीं, भारत में जो सनातन के विरोध में हैं, धर्म के विरोध में हैं, संतों के विरोध में हैं, भारतीय संस्कृति के विरोध में हैं, हम उनकी छाती पर सनातन का झंडा गाड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कांग्रेस क्या कह रही थी और बाबा ने क्या जवाब दिया है, दोनों को देखिए जरा। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले। इन्होंने कहा कांग्रेस ने बाबा का विरोध किया था दरअसल, और मुंबई में दरबार नहीं लगने देंगे कहा था। बाकायदा चिट्ठी लिखी थी डिप्टी सीएम को, कहा चमत्कारी नहीं, भोंदू महाराज है बागेश्वर। बाबा बागेश्वर अंधविश्वास फैलाते हैं, महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। और बाबा ने तुकाराम जी का अपमान किया, संत तुकाराम महाराष्ट्र में नहीं आ पाएंगे बाबा। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम जलन दिखाओ, हम जलवा दिखाएंगे। उन्होंने कहा मायानगरी को माधव नगरी बनाएंगे, जिसको खुजली उसे मरहम लगाएंगे, और हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा गाड़ेंगे, धर्म विरोधियों की छुट्टी करवा देंगे, राम का काम करके ही मानेंगे, चुनौती बुलाते नहीं, चुनौती से घबराते नहीं। सुनिए जरा दोनों को। हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं, डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। संघर्ष क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है? लोग पीछे पड़े हैं, लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमने कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। मेरा यही कहना है कि ये संवैधानिक विरोधी बात है, जो हमारा संविधान इसको मान्यता नहीं देते। इस तरह के संतों ने इस तरह का वक्तव्य करना ये गलत है, और इसलिए सरकार समझो इसमें बेदखल होती है, ख्याल देती नहीं है, तो इसका मतलब है कि सरकार इस तरह का राज्य में लोगों में विद्रोह कर कर सत्ता की रोटियां सेकना चाहती है, और उसी का परिणाम है। आइए, तो बाबा ने कल कहा था कि माया नगरी को माधव नगरी बना देंगे, शुरुआत हो गई है। देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अब आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर, मनोज तिवारी, ये सब मौजूद हैं। बाबा ने कहा माधव नगरी बनाना है माया नगरी को, ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना शुरू हो गया है। बाबा ने अपना धाम खोलने की शुरुआत कर दी, और सांसद मनोज तिवारी, एक्टर मनोज तिवारी भी वहां बैठे हुए मौजूद थे। देखिए तो कैसे बनेगा माधव नगरी। बहुत से लोग परेशान हो गए कि बाबा आखिर क्या कर देंगे माया नगरी में जो माधव नगरी बन जाए। तो बाबा क्या करने वाले हैं देखिए। होगा ये कि माया नगरी बनने लगी माधव नगरी। बाबा ने कहा माया नगरी को माधव नगरी बना देंगे।
बाबा ने माधव नगरी बनाने की ओर कदम भी बढ़ा दिया। मुंबई से सटे ठाणे में बागेश्वर धाम का मंदिर बनेगा। बाबा बागेश्वर के मंदिर का आज भूमि पूजन भी हो गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद भूमि पूजन में मौजूद थे। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ बाबा ने पूजा की। मंदिर बनने के बाद हर 2-3 महीने में बाबा अब यहां आएंगे, यानी मुंबई में भी बाबा बागेश्वर का दरबार सजेगा। मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में सनातन का प्रचार होगा। मुंबई को माधव नगरी बनाने का प्रयास तेज होगा। भगवान कृष्ण को ही माधव भी कहते हैं, मतलब कृष्ण और राम की भक्ति को बढ़ावा देना मकसद है। मुंबई की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना बाबा का मकसद है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और सांसद मनोज तिवारी। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई तो आओ, आज से माया को नहीं, मुंबई वालों किसको पकड़े? माया नगरी को अब कौन सी नगरी बनाना है? कौन सी नगरी बनाना है? घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। बालाजी धाम मंदिर बनने जा रहा है। अब मंदिर कहीं बनता हो, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और कोई अपनी जमीन को खरीद के बनवा रहा है। ऐसे रुद्र भाई को धन्यवाद। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं आए हुए हैं। रावण तो हर युग में है। और एक रावण वो था जिसने माता सीता का हरण किया। अभी भी छिटपुट कहीं कहीं रावणी प्रवृत्ति दिख जाती है, तो ये तो चलते ही रहेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सियासत की दुनिया से बड़ी खबर है कि राहुल सिन्हा हो पाएगा, ये ममता बनर्जी ने इशारा कर दिया है। दरअसल ये 2019 की जीत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और 24 की ऐसी तस्वीर होगी। विरोधियों का मानना है अगर राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, राहुल के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे तो 24 भी ऐसे ही जीत जाएंगे, वॉकओवर हो जाएगा। इसलिए राहुल के साथ कोई आने को तैयार नहीं है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। क्या मोदी की जीत की गारंटी है राहुल गांधी? क्या जब तक राहुल विपक्ष का चेहरा रहेंगे तब तक देश में मोदी की सत्ता रहेगी? क्या विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी को रोकना राहुल के बस की बात नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों ने अब राहुल की लीडरशिप पर खुलकर सवाल उठा दिए हैं। राहुल को मोदी के सामने फिसड्डी घोषित कर दिया है। इस बार मोर्चा संभाला है टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने। ममता ने दो टूक कहा कि राहुल में वो काबिलियत नहीं कि मोदी का मुकाबला कर सकें। So we cannot join our hands convened by the Congress leader. ममता अकेली ऐसी नेता नहीं है, अखिलेश यादव भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करेंगे उनकी भूमिका क्या होगी। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले विपक्ष को इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी को इस बार भी रोकना मुश्किल है। ऐसे में विपक्षी दलों का कांग्रेस से भरोसा उठ चुका है और इसलिए ये दल पहले अपना कुनबा बचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि पहले खुद बचेंगे तभी तो मोदी से लड़ेंगे। और इसलिए बीजेपी भी कह रही है कि 2024 में भी मोदी ही सत्ता में आएंगे। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, केवल कमल खिलेगा। अब आइए आपको बताते हैं जरा ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या। ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसके बहुत गंभीर मायने हैं। दीदी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी हैं। उन्हें बीजेपी हीरो बनाए रखना चाहती है कि राहुल को हीरो बनाए रखो ताकि 24 के आम चुनाव में फायदा हो। इसी वजह से बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही। विदेश में दिए बयान को देश में मुद्दा बना रही है। विदेश में दिए बयान को देश में
कैसे इशू बना रही है वो संसद में दिख रहा है, क्योंकि ऐसे बयान तो पहले भी दिए जाते रहे हैं और तब बीजेपी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सीधा सीधा फायदा होता है। जब तक राहुल चेहरा रहेंगे मोदी को रोकना मुश्किल है। ममता ने यह बात अपने कार्यकर्ताओं से कही है, वो मुर्शिदाबाद के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इस बीच ममता नवीन पटनायक से मिलने वाली है और 23 मार्च को ममता और पटनायक की मुलाकात होगी। इसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली भी आने वाली है, जहां वो कई विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलने वाली हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। Are you participating other opposition parties protest also? No, we are participating of our own. We are making the programs of our own because there are few allegations we have that in our state of Bengal, the Congress party is totally in connivance with BJP and CPM, are fighting with Mamata Banerjee and trying to accuse her in every respect in the same voice. So we cannot join our hands with the meetings convened by the Congress leader. अब सोचिए जरा, क्यों विरोधी राहुल गांधी के साथ आने को तैयार नहीं है? क्यों सबने हाथ खड़े कर लिए कि राहुल के साथ तो हमें आकर खड़े नहीं होना है, राहुल गांधी के पीछे खड़े होने से भी करारी हार मिलेगी। तो देखिए जरा, अब राहुल का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा। 14 में 44 सीटें जीते, ये जो मैच हुआ 14 वाला वो भी हार गए। 5 साल बाद फिर मैच हुआ 19 वाला, वो भी हार गए, सिर्फ 52 सीटें जीती। तो रिपोर्ट कार्ड में जो असफलता है वो पता चल रही है। इसलिए कोई साथ आने को, नाकामयाब आदमी के साथ कोई आने को खड़ा नहीं होता है। 9 साल में 40 चुनाव हार गए। इनमें 9 बार हार के बाद राहुल गांधी ने लिखा क्या वो देखिए जरा। 2022 गुजरात चुनाव हारे, लिखा लड़ाई जारी रहेगी। 2022 यूपी पंजाब गोवा चुनाव हारे, बोला संगठन मजबूत करेंगे। 2021 बंगाल असम चुनाव हारे, राहुल ने कहा नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे। 2018 मेघालय त्रिपुरा नागालैंड चुनाव हार गए, कहा पार्टी में सुधार किया जाएगा। 2017 गुजरात हिमाचल चुनाव हारे, फैसला स्वीकार, संगठन में सुधार होगा। 2016 बंगाल असम चुनाव हार गए, कहा जनता का फैसला स्वीकार है। 2015 दिल्ली चुनाव हारे, पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। अब आप देखिए सारे बयान लगता है रिपीट हो रहे हैं, सेव करके रखे हुए मैसेज हैं, बार बार राहुल ट्वीट कर देते हैं हर हार के साथ। 14 हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव हारे, हार की नैतिक जिम्मेदारी मेरी, पार्टी को मजबूत करेंगे। 2013 में राजस्थान मध्य प्रदेश दिल्ली चुनाव हारे, आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। ये सारे बयान राहुल के एक जैसे हैं, जो बताते हैं न सीखा है अब तक, न संभले हैं, न ठीक से आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए आज कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब क्या कहा जा रहा है? ममता बनर्जी पीछे प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी, तो अब कांग्रेस का कहना यह है कि ममता बनर्जी दरअसल बीजेपी और मोदी से मिल गई। सुनिए। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है, और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास रहेगी। आपने सुन लिया अधीर रंजन चौधरी को। अब सवाल उसके आगे का है कि ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है। ममता बनर्जी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिली, अगली तस्वीर दिखाई। ममता बनर्जी इन सारे नेताओं से लगभग मिल चुकी हैं, मुलाकात कर चुकी है, चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर केसीआर हो। अगली तस्वीर दिखाई। ममता बनर्जी अखिलेश यादव से भी मिली। ये जो मुलाकात है, सियासत में कोई मुलाकात बेवजह नहीं होती, हर मुलाकात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो राहुल के को टारगेट करने से ममता को फायदा क्या होगा वो देखिए जरा। फायदा यह होगा
कि ममता विपक्ष का चेहरा बनना चाहती है, मोदी के खिलाफ लड़ते दिखना चाहती है। राहुल के फेल होने से उनकी उम्मीदें बढ़ गई। बंगाल चुनाव के बाद ममता का कद बढ़ गया है, विपक्ष में उनका कद और भी बढ़ सकता है। राहुल की छवि खराब होगी तो ममता का कद बढ़ेगा। बंगाल में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है, ममता का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ममता का कद बढ़ेगा तो उनकी सत्ता बचेगी। बंगाल में कांग्रेस सीपीएम विपक्ष में, राज्य में दोनों दल मजबूत स्थिति में है। ममता को इन दोनों दलों से भी निपटना है। ममता के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उनके कई मंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार है। पार्टी मजबूत होगी तो सत्ता भी बची रहेगी। परिवार के खिलाफ ईडी की जांच हो रही है, भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी रडार पर हैं। ममता की ताकत बढ़ेगी तो परिवार से खतरा टलेगा। ये इसके पीछे वजह हो सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं। तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। जहां तक सवाल है गठबंधन का, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बगैर किसी भी सार्थक गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब ये सवाल ये है कि ममता ने राहुल को सीन से आउट कर दिया। अब राहुल आउट हो गए तो ममता के साथ 24 में कौन कौन होगा? यानी मोदी के सामने अगर ममता होंगी, ममता बेशक सोनिया गांधी से मिलने आई हूं, मुलाकात करने आई हूं, लेकिन अब जो ममता कह रही हूं बिल्कुल अलग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस और विपक्षी दलों का, उसमें दो लोग नहीं थे, टीएमसी और एनसीपी, यानी शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टी गायब थी। तो ममता बनर्जी के साथ आखिर कौन कौन आकर खड़ा होगा, सवाल यह है 24 में। मोदी के सामने अगर उन्होंने राहुल को आउट किया तो फिर कौन होगा? अब आप देखिए, ममता का एकला चलो प्लान है और राहुल की जगह ममता बनर्जी भरना चाहती हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश कांग्रेस का विरोध कर चुके हैं, इससे पहले ममता से मिल चुके हैं, उनका समर्थन भी कर चुके हैं अखिलेश। ममता के पवार से अच्छे रिश्ते हैं, वक्त पड़ने पर पवार उनके साथ आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद पीएम बनना चाहते हैं और लेकिन बात नहीं बनी तो ममता के साथ आने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। नीतीश खुद पीएम बनना चाहते हैं, समर्थन नहीं मिल रहा है तो ममता के साथ भी आ सकते हैं। चंद्रशेखर राव अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी बन नहीं रही है कहीं। ऐसे में ममता से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये सब ममता के पीछे खड़े हो सकते हैं। लेकिन ममता की दावेदारी 24 में क्या चुनौती पेश कर पाएगी, सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से करें, विपक्ष के चेहरे पर अगर राहुल गांधी रहेंगे तो उनका नुकसान होगा मोदी के सामने, ये क्या अपने आप चेहरा रहे मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, केवल कमल खिलेगा। और फिर से मैंने कहा 400 पार के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश 8 साल में 60 साल से अधिक समय से ज्यादा जो कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाली सरकारें रही काम किया है, उससे और भी अच्छा काम करना है और आने वाले समय में विकसित भारत बनाने के लिए निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता साथ कर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है ट्रंप से जुड़ी। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। ट्रंप आखिर क्यों गिरफ्तार होंगे ये आपको बताऊं। ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, विवादों में रहे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ट्रंप, एक और अगली तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये है पॉर्न स्टार, इनका नाम है स्टार डैनियल। इनकी वजह से ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। आइए पूरा मामला क्या है ये आपको बताता हूं कि ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे, उससे जुड़ा यह मामला है। अब ट्रंप इसमें खुद फंस गए हैं। तो वजह यह है
कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। 21 मार्च को उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि कल। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया पॉर्न स्टार से जुड़े मामले में एक्शन हो सकता है उनके ऊपर। 2016 में पॉर्न स्टार से अफेयर के आरोप लगे डोनाल्ड ट्रंप के। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ नाम जुड़ा उनका। तब अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे थे। ट्रंप रिपब्लिकन की ओर से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। इन आरोपों से ट्रंप की दावेदारी खतरे में थी। आरोप है कि पॉर्न स्टार को पैसे दिए ट्रंप ने और पैसे देकर चुप कराया। डेनियल्स को $1.5 लाख दिया गया था। वकील के जरिए ट्रंप ने डेनियल्स को पैसे दिए थे। ट्रंप ने डेनियल्स के साथ रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन डेनियल ने किताब लिखकर भी आरोप लगाया है। कहा है ट्रंप ने पहले उन्हें अपनी बेटी जैसा बताया, बाद में ट्रंप ने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए और 2006 में इस अफेयर की शुरुआत हुई थी। ट्रंप ने रियलिटी शो में कास्ट करने का वादा किया था, नजदीकी बढ़ाकर। ट्रंप ने मेरा इस्तेमाल किया है। इसी मामले में ट्रंप को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ट्रंप ने समर्थकों से कहा है कि विरोध करो, यह कहना है ट्रंप का। आइए, तो ट्रंप इतना ही नहीं, ट्रंप फंसे एक और मामले में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ट्रंप जो तोहफे दिए जाते हैं ट्रंप को, इन तोहफों में भी ट्रंप फंस गए। कैसे फंसे हैं? सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। ट्रंप किस तरह से, जैसे इमरान खान फंसे तोहफे बेचने में और लेकर भाग जाने में, वैसे ही ट्रंप भी फंसे। ट्रंप पर इमरान के तोशखाना जैसा केस हुआ है। इमरान पर महंगे गिफ्ट के लूट का केस चल रहा है। ट्रंप पर करोड़ों के तोहफे गायब करने का आरोप है और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया 100 से ज्यादा गिफ्ट की जानकारी ट्रंप दे नहीं पाए। इन उपहारों की कीमत $3 लाख थी, यानी ट्रंप ने 2.5 करोड़ के गिफ्ट गोलमाल कर दिए। भारत ने ट्रंप को $17,000 के 17 गिफ्ट दिए थे। सऊदी अरब ने 16 और चीन ने 5 गिफ्ट दिए थे। ये सारे गिफ्ट ट्रंप को राष्ट्रपति रहने के दौरान मिले थे। ये सारे गिफ्ट गायब हैं। ये केस भी ट्रंप पर चल रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मान साहब आपके पास आ रहा हूं।